हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। GS3 मेंस में एक टॉपिक आता है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस टॉपिक को हम होलिस्टिकली प्रिपेयर करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को जो प्रिपेयर किया गया है वो आप देखो, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टॉपिक वाइज हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एटलीस्ट ऐसे टॉपिक्स को तैयार करने के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनको तैयार करके चले जाते हो, देयर इज़ नो नीड टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज़। कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ऐसे टॉपिक्स के लिए तो एटलीस्ट नीड नहीं है। फालतू टेस्ट सीरीज़ मत ज्वाइन करो, ये क्वेश्चंस लिखो। तो ये जो ओवरऑल 9 टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक हैं, उसमें एक टॉपिक इन जनरल आई हैव एडेड चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा ये देखेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, इनका डिस्कशन देखेंगे। देन इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो टारगेट हमारा यही है, इंक्रीजिंग कट ऑफ ऑप्शनल की मार्क्स बढ़ा के और जीएस के मार्क्स बढ़ा के। दिस इज़ पॉसिबल अगर आप 120 प्लस छोटे छोटे गोल्स में सोचते हो। क्वालिटी कंटेंट अभी ये बताने की नीड नहीं है, जो नए लोग हों वो भी धीरे धीरे समझ ही जाएंगे। कोई फालतू मटेरियल नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे तो 1/3 इनफैक्ट इससे भी कम कंटेंट हो जाता है। और टीचिंग ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग कि क्वालिटी टीचिंग हो। आपके जो फीडबैक है 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए और कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। आजकल जो एक ट्रेंड बन गया है कि शॉर्टकट्स हैं कि यहाँ के नोट्स उठा लो, स्टैंडर्ड बुक रीडिंग नहीं करनी है, तो आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस। तो एक बार हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आए कैसे हैं। GS3 में लिखा क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इसके बाद इन्वायरमेंट का लिखा है सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से फेमस है। पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी नहीं लिखा है, सिर्फ सिक्योरिटी लिखा है। तो अगर हम GS3 की बात करें तो यहाँ पर इतने टॉपिक है, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, यहाँ से यहाँ तक आपका इन्वायरमेंट, यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर को आप कई बार इन्वायरमेंट में पढ़ लेते हो। एक बार देखते हैं सिलेबस क्या है। ये सिलेबस है, सिलेबस की हम बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करते हैं। देखो, जो पहला टॉपिक है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम रिलीजियस या पॉलिटिकल व्यूज़ रखना, किसी भी टाइप के एक्सट्रीम अतिवादी विचार रखना। तो इसमें जो सब टॉपिक्स हो सकते हैं वो नक्सलिज्म और LWE से रिलेटेड हो सकते हैं, रेडिकलिज्म से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके क्वेश्चंस देखो, नक्सलाइट मूवमेंट है, आर्टिकल 244 इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूछा हुआ है। देन लार्ज इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज, तो फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है। तो आइडियली आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए पहली चीज़ अगर मैं कुछ कहूँ तो नक्सलिज्म आप पढ़ सकते हो। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेंस इन 300 टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में फ्री है, आप वहाँ देख सकते हो। 18-20 मिनट का टॉपिक है। तो ये सारे इशूज़ उसमें मैंने डील किए। तो आप देखो किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये 2015 में लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया था और 90s में ये फेज चला करता था, वहाँ फेजेस पूछ लिए थे। उसके बाद 244 पूछा है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पूछ लिया। यहाँ पर क्या है, लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बैकवर्ड एरियाज़ में हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसका भी जो आप करोगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आर्टिकल 244 शेड्यूल 5th एंड 6th, उससे आप रिलेट करके करोगे। देन जो इसका दूसरा टॉपिक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट्स, जो एक्सटर्नल स्टेट्स हो गई, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, आजकल नेपाल और भूटान भी थोड़े थोड़े थ्रेट्स दे रहे हैं। ISIS हो गया, बट ISIS स्टेट में नहीं, वो यहाँ आएगा। ठीक, नॉन स्टेट मतलब जिसका कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। आपको स्टेट और नॉन स्टेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टेट मतलब फिलहाल के लिए समझ लो इसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल डेफिनेशन फिक्स है। तो ये लोग दूसरे कंट्रीज़ और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ISIS है, इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप इसमें डाल सकते हो। ये किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज देते हैं। तो 9 इसमें आप क्वेश्चंस देखो। 80s में जब प्रॉब्लम चल रही थी, तमिल प्रॉब्लम पूछ ली। स्टार वॉर्स ये एक अलग सा टॉपिक, आई डोंट नो ये कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। आई थिंक स्टार वॉर्स कुछ मूवी के नाम पर होगा, आई होप। ठीक है, देन इंडियन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है, उस टाइम पर चला करता था, 2010 में UN भेजा करता था। फिर यहाँ चाइना पाकिस्तान से रिलेटेड पूछ लिया कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका सिक्योरिटी के लिए इंप्लीकेशन पूछे, याद रखना है। इसको आपको पॉलिटी के एंगल से नहीं बताना है, इंटरनेशनल रिलेशन के एंगल से नहीं बताना है। सिमिलर क्वेश्चन 2019 या 18 में पूछा था चाइना पाकिस्तान CPEC का, बट वो इंटरनेशनल रिलेशन के एंगल पे पूछा था, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो इंडिया के नेबरहुड में, पड़ोस में जो रेडिकलिज्म चल रहा है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। तो PYQ में हम देख रहे हैं अभी रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये एज सच कोई टॉपिक नहीं है, बट इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इन जनरल चैलेंजेस क्या है, आइलैंड टेरिटरी को कैसे सेफगार्ड करोगे, कलेक्टिव और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या है, इंडियन ओशियन में पायरेसी कैसे कॉम्बैट करोगे। लगातार न्यूज़ में होता है, हर साल आपको पढ़ना होता है, इनफैक्ट ऑप्शनल्स में तो ये पढ़ना होता है।
ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एयर स्पेस। इसमें नॉर्मली बहुत लोग ये आंसर लिखाए थे एयर स्पेस को, जहाँ पर हवाई जहाज उड़ा करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पेस अबव दिस एयर स्पेस। तो ये आपकी धरती है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है जहाँ पर आपका ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके ऊपर स्पेस, मतलब ये ग्लोबल स्पेस के बारे में पूछा है, ठीक है। मतलब स्पेस टेक, स्पेस एंड रिलेटेड कंसर्न्स, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेसेस, वो सारे कंसर्न्स इसमें आपको बताने चाहिए। मॉब वायलेंस से रिलेटेड जब बाबा राम रहीम वाला केस हो गया था उस टाइम पे GS4 में एक्सपेक्टेड था, बट यहाँ पर GS3 में इन्होंने इस तरह से पूछा क्वेश्चन। तो ये आपको समझना चाहिए कि हर टॉपिक का हर एक एंगल हो सकता है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो रीजनलिज्म हो सकता है, सब नेशनलिज्म हो सकता है, स्टेट ऑटोनॉमी का जो इंटरनल सिक्योरिटी एंगल है वो इसमें देखेंगे, और नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो रीजनलिज्म में देखो नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन पूछ रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन से रिलेटेड बात पूछ रहा है यहाँ पर। देन डिमांड ऑफ अकाली दल। अब आप ये देखो कि अभी जैसे एक बोडो अकॉर्ड हुआ, एक टाइम पर अकाली दल की डिमांड्स थी, ठीक है, तो उनका अकॉर्ड हुआ पंजाब अकॉर्ड, तो अकाली दल की डिमांड पर एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर पंजाब अकॉर्ड पर क्वेश्चन पूछ लिया, फिर बाद में मिज़ो का अकॉर्ड हुआ उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, देन इसके बाद जो गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, और जो और डिमांड है इनकी डिमांड कैसे डिफरेंट थी, मतलब डिमांड्स पूछ रहे हैं कि ये डिमांड्स क्यों हो रही हैं, ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब ये रीजनलिज्म और सब नेशनलिज्म फैल रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए अब आप अकाली दल का तो नहीं देखोगे, तो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी भी हो गई है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये डिमांड्स क्रिएट होती हैं और कैसे इनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और कैसे इनको आप पावर में ला सकते हो। आई एम नॉट श्योर बट आई एम जितना मुझे याद है आई थिंक प्रकाश सिंह बादल इसी से रिलेटेड है, और अल्टीमेटली मेन स्ट्रीम में आप इनको ला सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि जो भी आपकी रीजनल डिमांड्स हैं वो टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हों, उनको आप मेन स्ट्रीम में ला सकते हो। मिज़ो अकॉर्ड पूछा है, गोरखा के ऊपर पूछा, बोडो, इस बार ब्रू के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, नागा अकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, झारखंड मूवमेंट क्यों हुआ था इसका सिक्योरिटी एंगल आप देखोगे, और फिर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्यों हुआ, ये 2017 में ओवरऑल एक क्वेश्चन पूछ लिया। फिर स्टेट ऑटोनॉमी का अगर इंटरनल सिक्योरिटी एंगल देखें तो क्यों ऑटोनॉमी स्टेट्स मांग रहे हैं, इसका इंटेग्रिटी का एंगल भी पूछा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको ये इस तरह से भी इसको सोचना पड़ेगा कि ऑटोनॉमी के सिक्योरिटी पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। न्यू स्टेट्स का जस्टिफिकेशन, इसको आप डिस्कस करो सिक्योरिटी एंगल से, ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, डिमांड फॉर मेकिंग उत्तराखंड, वहाँ पर झारखंड का क्वेश्चन पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, झारखंड मूवमेंट और ये सारी, इसी तरह से उत्तराखंड का क्वेश्चन पूछा है। उत्तराखंड के जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं वो क्यों हैं, क्योंकि चाइना बहुत पास है, चाइनीज़ बॉर्डर मिलता है। फिर अगेन ये आपका ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद जो अगला टॉपिक इसका चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। तो कई बार इसमें काउंसिल पूछा है, सीधे देखो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन क्यों प्रॉब्लम है, फिर अगेन NIC पूछ लिया है, फिर नेशनल इंटीग्रेशन पूछ लिया, ये सब 2008 तक पूछे हुए हैं। अभी फिर उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछे हैं वो एक्ट पर पूछ लिए हैं। अभी 2015 में पूछा था AFSPA, तो वहाँ पर उस साल वो न्यूज़ में था, और 2019 में ये दो न्यूज़ में थे, एक तो NIA एक्ट और दूसरा आपका UAPA। तो ये इस साल ये पूछ लिए, तो जिस साल जो एक्ट न्यूज़ में रहेगा वो पूछेगा, अदरवाइज नेशनल इंटीग्रेशन तो एक जनरल क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस किससे है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब जो आप आजकल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो 3G 4G 5G, और अपार्ट फ्रॉम दैट रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, इनका क्या रोल है सिक्योरिटी चैलेंजेस में, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस देखो, सोशल नेटवर्किंग साइट है, उनकी सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, सीधे क्वेश्चन पूछा है आपको। ये अब सिलेबस के टॉपिक तो तैयार कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो 9 टॉपिक हैं और 2 सब टॉपिक हैं, 11 टॉपिक आप तैयार करते हो, तो अराउंड ये मान के चलो कि GS3 का 1/5 क्वेश्चन इसी से आता है। 2019 का पेपर देखो, जितना इकोनॉमी से पूछा हुआ है कम से कम 200 टॉपिक से, उतना ही 9 या 10 11 टॉपिक से पूछा हुआ है। हालांकि 11 के सब टॉपिक आप करोगे तो अराउंड 30-35 होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी का कॉस्ट वेटेज बहुत हाई है, एज हाई एज GS3 इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के पीछे पढ़ने से अच्छा है कि आप यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये टॉपिक पहले तैयार करो। GS3 में आप 4 चीज़ें जो तैयार कर सकते हो, एग्री, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, पहले ये तैयार करो। इकोनॉमी तो ऑब्वियसली आप प्री के साथ पढ़ ही रहे हो। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो ये मान के चलो 5वां टॉपिक है इकोनॉमी। जितना इससे आएगा उतना इससे आएगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको देखना है तो आप वो 2019 का पेपर डिस्कशन आप देख सकते हो, यूट्यूब पर उसका लेक्चर अवेलेबल है गाइडेंस सीरीज़ में। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाउड होस्टिंग,
एक वो भाई साहब हैं जो, आपने वीडियो देखा होगा क्लाउड होस्टिंग क्या होती है, कि मतलब बादल में स्टोर होता है, बरस गए तो क्या होगा। तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन तो यही है कि अगर बारिश हो गई तो फिर क्या होगा ऐसे क्लाउड होस्टिंग का। और इन हाउस मैकेनिज्म बेस्ड होस्टिंग क्या है, तो क्लाउड होस्टिंग लगातार न्यूज़ में आती है। तो गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए, सरकार के लिए क्लाउड होस्टिंग वाला दूसरे पर डिपेंडेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके एडवांटेज और सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या हैं, दो चीज़ें पूछी, उसके एडवांटेज और सिक्योरिटी इंप्लीकेशन। देन फिर रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन पूछा हुआ है आईसिस से रिलेटेड। ये आईसिस का एक क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका यहाँ भी आएगा, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्योंकि डिजिटल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर। तो आप देखो 2015 और 16 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अभी रिसेंटली। साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेररिज्म पूछ लिया है यहाँ, साइबर वॉरफेयर, अलकायदा और टेररिज्म से रिलेटेड पूछ लिया। हालांकि अब ये भी यही है कम्युनिकेशन नेटवर्क, लेकिन यहाँ साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टली लिखा हुआ है तो ये इस टॉपिक में आएगा। देन साइबर स्पेस, डिजिटल आर्म फोर्स पूछा हुआ है यहाँ पर, पोटेंशियल ऑफ साइबर थ्रेट, साइबर डोम प्रोजेक्ट। साइबर डोम प्रोजेक्ट एक केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ खास नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता तो आप सोच के लिख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ होगा, ठीक है। देन मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले मनी को सफ़ेद करना, लॉन्ड्रिंग क्या होती है, वॉशिंग मशीन, तो मतलब काले मनी को धोना, लाइक दैट। इसका लेक्चर भी अवेलेबल है बहुत ही अच्छे से, उसमें आई हैव एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज़ ब्लैक मनी, उनमें डिफरेंस क्या है पूरा। तो ये सारे एंगल्स आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ भी। फिर मनी लॉन्ड्रिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2 क्वेश्चन ही पूछे हैं आज तक। देन बॉर्डर मैनेजमेंट, तो बॉर्डर सिक्योरिटी निवेदिता मैम ऑलरेडी पढ़ा चुकी है ये लेक्चर, ठीक है। रिफ्यूजी फ्रॉम भूटान ईस्टर्न पार्ट, मोस्टली जो बॉर्डर सिक्योरिटी है कहाँ कहाँ हो सकती है, 2-3 तरह की हो सकती है। अगर आप ये इंडिया का लो तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक कोस्टल है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, यहाँ आपका J&K है और यहाँ आपका गुजरात है। तो यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान बॉर्डर है, यहाँ चाइनीज़ बॉर्डर है, यहाँ ये आपका म्यांमार बॉर्डर है, यहाँ बांग्लादेश है और ये फिर कोस्टल है, ठीक है। तो ये आपको बॉर्डर एरिया में ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो कभी भूटान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी ईस्टर्न पार्ट से पूछता है, कभी इंडिया का ओवरऑल पूछ लिया, साउथ एशिया और म्यांमार का रिलेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है। इसके बाद जो इन्होंने पूछा इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन, थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी पूछ लिया है। देन एक ये 2014 में ये एक टॉपिक न्यूज़ में था कि जो एक लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग होती थी हाई रिस्क एरिया फॉर पायरेसी, तो उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं है। 65 डिग्री ईस्ट टू 78 डिग्री ईस्ट हुआ क्या था कि सपोज़ ये आपका साउथ अफ्रीका है, ये आपका इंडिया है, तो सपोज़ ये 65 डिग्री ईस्ट यहाँ है, इस लाइन को मानते थे कि ये हाई रिस्क एरिया फॉर पायरेसी है। तो इसको फिर इन्होंने IMO ने क्या किया था, इसको यहाँ 78 डिग्री पर मूव कर दिया था, मतलब अब ये पायरेसी एरिया। तो इंडिया में लोग अपने जहाज़ नहीं ला सकते हैं, कई सारे उसके इम्प्लीकेशंस हुए थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात हुई थी, तो वो बात थी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्या कंसर्न थे, वो उस साल की न्यूज़ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे कभी कभी करंट अफेयर्स आ जाएगा। देन बॉर्डर मैनेजमेंट अगेन पूछा, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बॉर्डर मैनेजमेंट में पहली चीज़ ही यही है कि आप इंडिया की जो टेरेन देखो डिफ़िकल्ट है, हिमालयाज़ हैं, ठीक है। इसके बाद क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट, रिसेंटली 2019 में पूछा है, अगेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूछा है, इंडिया म्यांमार रिलेशन। तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में तो सीधे सीधे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी बॉर्डर में सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, अब ये देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, और टेररिज्म, इसके साथ और टेररिज्म के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का क्या रिलेशन है, इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स इंटरनेशनल टेररिज्म। इसमें आप 2 टॉपिक तैयार करो, एक तो टेररिज्म तैयार करो, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब ये जो लाइन लिखी है वो तैयार करो। तो टेररिज्म आएगा, इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए इंडिया की क्या पॉलिसी है, टेररिज्म पाकिस्तान अफगानिस्तान में कैसे है, क्या टेररिज्म के रीजंस हैं, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन। अब ये ऊपर हमने यहाँ पर डिजिटल में पढ़ा और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसको टेररिज्म में। तो एक चीज़ जो हमें समझ में आती है, जैसे अभी इस टॉपिक में भी देखा कि स्टेट ऑटोनॉमी का हम इंटरनल सिक्योरिटी एंगल निकाल सकते हैं, तो ये रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन का एक डिजिटल मीडिया एंगल है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी एंगल है। आईसिस ने बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किए हुए हैं, ठीक। तो ये आपको समझना पड़ेगा आईसिस का मिशन क्या है, इंडिया को खुरासान का पार्ट बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें तो आपको ये समझना चाहिए। और 2015 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक, उस टाइम लगता था कि आईसिस बस अब बर्बाद ही कर देगा, उस साल ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो क्वेश्चंस पूछता है ना, उस साल की न्यूज़ पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछता है, जो उस साल न्यूज़ में रहे होंगे, ठीक है। जैसे 2008 में
टेररिज्म के कॉजेज पूछ लिए, क्या हुआ था 2008 में जो होटल ताज पे जो अटैक हुआ तब क्वेश्चन पूछा। 2006 में सोर्सेस पाकिस्तान, उस टाइम पे लगातार ये न्यूज़ चलता रहता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान लगातार ये क्वेश्चंस जो पूछते हैं। देन 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, इस पर उरी मूवी बनी है, तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है हॉट परस्यूट और ये सर्जिकल स्ट्राइक। तो जब आप ये पढ़ा आपने तो इसका जस्ट एक बार विकीपीडिया पेज भी देख लेते हैं, आपको रिलेटेड टर्म्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो आर्म्ड एक्शंस इस तरह के किए जाते हैं, बट क्वेश्चन ये फिर भी नहीं पूछा है कि ये क्या होते हैं। बहुत लोग ये लिखाए थे कि ये होता है, पता नहीं क्या पूछ लिया हम तो, मतलब अलग परेशान में आ गए। क्वेश्चन ये पूछा था इसके स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट ऑफ सच एक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको ये नहीं भी आता तो लिखने की कोई नीड नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा है। आता है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। यूपीएससी वैसे बेवकूफ़ नहीं है जो ये लाइंस डालता है। कई बार अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ, डिस्कस द सिक्योरिटी इम्पैक्ट ऑफ हॉट परस्यूट एंड स्ट्रेटजिक सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो उस केस में डिफरेंस क्या आएगा, आपका इंट्रो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंट्रो थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर आपको इस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही चाहिए इंट्रो में। तो ये देखो आप यहाँ पर टेररिज्म से रिलेटेड, बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेररिज्म एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की तरह इमर्ज कर रहा है इन रिसेंट फ्यू डिकेड्स में। इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो। अब ये आप बात बताओ, अगर इस टॉपिक को अगर आप जस्ट सोचो भी, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं। जस्ट ट्राई टू थिंक कि एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री में अगर कंपटीशन चाहिए तो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम HR टू रिक्रूटमेंट, ठीक है, टू उनका जो सैलरीज़ हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग है। आप देखो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ISIS है, डिजिटल रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, केरला और कर्नाटका से लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, बस रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन की नीड है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं जो भी एक इंडस्ट्री में होते हैं, और साथ में कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री आप ये भी देख रहे हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक इंडस्ट्री है, सिनॉप्सिस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सपोज B है या A है, चलो सिनॉप्सिस बाद में आया तो इसको हम B कह देते हैं, और ये कोई कोचिंग A है। तो वी वुड ऑलवेज ट्राई कि A और B इसमें बेटर कौन सा हो, इसको हम कहते हैं कंपटीशन। तो टेररिज्म भी इस तरह से कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की तरह इमर्ज होकर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लाइड टाइप था, बहुत लोग मतलब लिटरली छोड़ रहे थे कि यार क्या पूछ लिया। तो ये चीज़ें ऐसी है ना, एग्ज़ाम में माइंड नहीं चलता, और ये आपको जो फर्जी टाइप की टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो भी आपको इन चीज़ों की हेल्प तो नहीं कर पाएंगी। देन इसके बाद थोड़ा सा सिंपली पूछ लिया सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग। 2017 में जो टेररिस्ट फंडिंग था, जो न्यूज़ में था, FATF, तब से न्यूज़ में चल रहा है। इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, फिर वो बात आई कि इनको ब्लैक लिस्ट में डालें या नहीं। तो FATF से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो उस साल से लेकर अब तक भी न्यूज़ में चल रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन पूछा टेररिस्ट फंडिंग के ऊपर। फिर ओवरग्राउंड वर्कर क्या होते हैं, J&K में पूछा है। J&K में अगर आप देखो मेन जो इश्यूज़ हैं कि OGW, ओवरग्राउंड वर्कर ये होते हैं कि जो आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करते हैं। वैसे यहाँ क्या पूछा है, रोल ऑफ OGW या असिस्टिंग ये, ठीक, जैसे आपने घरों में छुपा लिया, ठीक, तो ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं। ये स्लीपर सेल से इसको मत आप वो करना, कंफ्यूज मत करना। ये लोग मोस्टली टेररिस्ट नहीं हैं, बट लेकिन इनके बारे में बताते भी नहीं हैं। इनका रोल पूछा हुआ है कि ये कैसे करते हैं, और उसके मेजर्स पूछे हैं कि इनको न्यूट्रलाइज कैसे करें। इसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज और उनके मैंडेट। तो आपको जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो उस साल न्यूज़ में रहे वही आप तैयार करो। जैसे टेरिटोरियल आर्मी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, 81 में भी न्यूज़ में रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आप अगर इंटरनल सिक्योरिटी तैयार करते हो तो ऑब्वियसली आपको ये करना पड़ेगा, टेरिटोरियल आर्मी, और इसमें वुमेन ज्वाइन कर सकती हैं कैसे, एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन, ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। देन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन पिछले साल न्यूज़ में था, अभी तक लगातार अगर आप ये मानते हो कि 2 साल के करंट अफेयर्स पूछता है तो आपको ये 2 क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। NCC कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स हर साल के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। देन शॉर्ट नोट कोस्ट गार्ड, टेरिटोरियल आर्मी, BSF ये पूछता है। जो 8-9 जो आपकी वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एक आपका BSF है जो पाकिस्तान बॉर्डर पे रहता है, देन असम राइफल्स है, देन CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस, CAPF है, UPSC भी रिक्रूटमेंट करता है, देन SI जो SSC का एग्जामिनेशन होता है। ऐसे काफ़ी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उनके मैंडेट क्या है, थोड़े थोड़े अलग हैं। तो आपको वो मैंडेट्स 1 या 2 लाइंस में पढ़ने चाहिए। खैर आई विल कवर दोज हेयर, बट मेंस इन 300 में जो करंट में न्यूज़ आएगी वो करूँगी कवर, और जो GS मेंस क्लासरूम होगा वहाँ पूरे हम कवर करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक ऑब्वियसली 90% टॉपिक्स आई एम गोइंग टू टीच।
इसके बाद ये जो कमेटीज़ हैं इनकी रिकमेंडेशन पूछ लेता है। जैसे उस टाइम पर एयर मार्शल रामदास, इनकी कमेटी आई थी कि A320 एयरक्राफ्ट लानी चाहिए या नहीं। हर बार आती है, अभी राफेल के लिए कमेटीज़ बनाई गई लगातार। जैसे अभी आपका जो भी कोई सबमरीन्स हैं उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। तो कमेटी जो उस साल न्यूज़ में रहे उसकी रिकमेंडेशन आपको पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट ये GS 123 से रिलेटेड है ही। जैसे अभी जस्टिस BN श्री कृष्णा की कमेटी की रिकमेंडेशन 2019 में पूछ ली थी। आई थिंक वो प्राइवेसी से रिलेटेड था। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पूछ लिया। देन ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ये तो जब हम पढ़ाएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिलीव मी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि जब हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी बनाई हुई है, लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को कि भैया अगर किसी ने आपके ऊपर बम गिरा दिया तो वॉट, आप क्या उस दिन का वेट कर रहे हो? तो हम ये कह रहे हैं आप गिरा लो, आप हमारी एक सिटी तबाह करोगे। लेकिन एक बार उसका जो पॉइंट नंबर 5 है ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का, वो पढ़ना। क्लियरली बताता है कि आपने अगर ये किया तो हम ऐसा डैमेज देंगे कि आप नेस्तनाबूद हो जाओगे। तो खैर जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आई होप कि आपके अंदर थोड़ा नेशन या कंट्री के लिए प्यार जागेगा। तो इन्होंने NSAB ने क्या कहा, मेजर रिकमेंडेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। अगेन यहाँ पर जैसे रिकमेंडेशन यहाँ पूछी हुई है, इनकी रिकमेंडेशन पूछी हुई है, ठीक है। और यहाँ भी पार्लियामेंटेरियन, मतलब इन्होंने सीधे सीधे स्ट्रेस दिया था, इनकी भी रिकमेंडेशन पूछी और यहाँ भी रिकमेंडेशन ही पूछे हैं। देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसे ये टारगेट है, तो ये एक फालतू टारगेट नहीं, बिलीव मी विल चैलेंज टू UPSC। और 4 से 5 साल का टाइम दो, इस मार्केट में, कोचिंग मार्केट में सिर्फ यही रहने वाला है। क्यों? बिकॉज सिनॉप्टिक है ये, नॉट सिनॉप्सिस, दिस इज सिनॉप्टिक। कंटेंट आपको फालतू नहीं मिलेगा, आपको इनफैक्ट सिनॉप्सिस की टेस्ट सीरीज़ है, आप लिख सकते हो। बट बिफोर दैट आई विल टेल कि टेस्ट सीरीज़ बाद में लिखो, पहले ये इतने क्वेश्चन लिख लो ना इंटरनल सिक्योरिटी के, आप सिनॉप्सिस छोड़ो, किसी भी टेस्ट सीरीज़ की कोचिंग से आगे निकल जाओगे। बी पॉजिटिव यार, कहाँ ये फालतू चीज़ों में पढ़े हुए हो, ये गार्बेज टेस्ट सीरीज़ है, गार्बेज करंट अफेयर, ये सब मत पढ़ो। आपको पढ़ना है इंटरनल सिक्योरिटी, आप इतना 30% मटेरियल, ये बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। देखो ऐसा है कि जो ये PYQs हैं, जो लेक्चर्स हैं ना, वो भी मैं सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जैसे अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू, ये वाला जो टॉपिक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ देखो हम स्टार्ट करेंगे कि टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, बैकग्राउंड, इसका रोल क्या है, वे फॉरवर्ड, जो एक बेसिक तरीका है उससे हम तैयार करेंगे। इसके अलावा जो टीचिंग क्वालिटी है, ऑब्वियसली सिनॉप्सिस पर कुछ फैकल्टीज़ को लेकर आपके इश्यूज़ हैं, वी आर चेंजिंग देम, वी आर हायरिंग बेस्ट फैकल्टीज़, तो ठीक है, उनके साथ भी हम काम करेंगे। साथ में सिनॉप्सिस का एक चीज़ है, ऑल्दो वी आर प्रोवाइडिंग सिनॉप्टिक कंटेंट, वी आर प्रोवाइडिंग 30% मटेरियल, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है। आई ऑलवेज टेल कि अगर आपको दूसरों से आगे जाना है तो स्टैंडर्ड बुक रीडिंग की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट टाइम बीइंग अगर आप ये मटेरियल फॉलो करते हो तो आपको ये पता होता है कि मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम डूइंग बिजनेस या सिनॉप्सिस इज़ कोचिंग, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं अगर आप सिनॉप्सिस की फी में 1 0 भी एक्स्ट्रा लगा दो ना तो भी आपको कंटेंट कोई कंपैरिजन नहीं। और सी एक्चुअली मैं आपको कहूँ, मेरे 3 अटेम्प्ट्स थे, वेस्ट हो गए फालतू में, क्योंकि इस टाइप का गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। 3rd अटेम्प्ट से पहले अगर आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार पूरा पेपर ही रिपीट हो रहा है, हमें अननेसेसरी कभी कोचिंग A, कभी कोचिंग B, कभी डेली आंसर राइटिंग, कभी कुछ आई एम डूइंग, तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। और GS 450+, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग हर साल क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। वो इशू ये होता है, आपने एक देखा होगा कि जो जिस स्टेज, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है और फाइनल है, ठीक है, जो प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं वो प्रीलिम्स में ही फेल हो रहे हैं बार बार, जो मेंस में फेल हो रहे हैं वो मेंस में फेल हो रहे हैं, जो मेंस में पास होके इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं वो यहाँ, जो इंटरव्यू पास होके कुछ तो आपके रैंकर्स आ गए अच्छे, कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली IRS बनते जाते। बेस्ट एग्जांपल इसका इरा सिंघल मैडम थी, ठीक है। तो उन्होंने जब तक खुद को इम्प्रूव नहीं किया, इरा सिंघल मैम, और आई थिंक वो 2017 का एक टॉपर था, रैंक 1 आई थिंक अनुदीप, उनका भी सेम हाल था। तो जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, बेसिक्स पर काम नहीं करोगे, तो ये टारगेट तो अचीव करना मुश्किल है। और ऑप्शनल्स में बिलीव मी यू हैव टू गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स। कोई कुछ भी कह ले, ठीक है, आप मुझे गालियाँ दे लो, एनीथिंग यू कैन डू, बट आपको ये चीज़ पे जाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक कहना है, देखो गाइडेंस सीरीज़ जो सिनॉप्सिस की है ना, ये किसी को इस तरह से नहीं है कि आप इसको नेगेटिव वे में लो। ऑल्दो यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करने आते हैं, आपको
उनको इग्नोर कर देना, वो फालतू लोग हैं, दे आर नॉट स्टडिंग एट ऑल। तो प्लीज़ स्टडी, वो आपके कंपटीशन में है ही नहीं। आप सिनॉप्सिस का देखो, कोई अगर मैं फालतू सा गाइडेंस सीरीज डाल दूँ, ठीक है, उस पर 10K व्यूज़ आएंगे और पढ़ाने वाले पर 1000 व्यूज़ हैं। इसका मतलब जो आपके सिनॉप्सिस को ही फॉलो कर रहे हैं उसमें भी 10% से ज़्यादा सीरियस नहीं है। इसमें भी जब मैं वॉच टाइम देखता हूँ तो अराउंड 10 to 15% होता है। मतलब देर इज़ नो कॉम्पिटिशन एट ऑल, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है आपका अगर आप पढ़ रहे हो। लोग पूछते हैं ना कि कॉम्पिटिशन 15 लाख का है या प्रीलिम्स जो मेंस में 15,000 सीरियस लोग हैं, ठीक है, 15K इतने का है या फिर 5,000 का। माई आंसर इज़ कॉम्पिटिशन आपका 100, 200, 500 लोगों से ज़्यादा नहीं है। वैकेंसी 1000 है, ठीक है। इस 500 में आपके 100 लोग तो ऐसे हैं उनकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है, आप कभी भी उनको एग्ज़ाम लिखने को दे दो, रैंक 100 के अंदर ना भी आए, कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम ले आएंगे। लेकिन अगर आपके पास कंपटीशन 500-700 लोगों का ही है और वैकेंसी 1000 है या 800, 782 आते हैं, आप गालियां देते हो गवर्नमेंट को कि वैकेंसी कम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अपने चांसेस बढ़ाओ ना, बेसिक्स पर काम करो। जब सब लोग इस जोन में झूल रहे हैं, अगर आप इन्वर्टेड यू कर्व की बात करो तो मोस्टली जो जनता होती है ना वो इस जोन में होती है। यहाँ आप मान के चलो 68% लोग होते हैं। ये वो जोन है ना जो मार्केट है, फेयर है, और आज यहाँ से पढ़ लेते हैं, कल वहाँ से पढ़ लेते हैं, ये जोन है। अगर आप थोड़ा सा भी इससे आगे करते हो तो ऑब्वियसली यू विल बी अ विनर, ठीक है। तो चलो खैर, ये बात तो ख़त्म हो गई। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देख लिए। लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले ये तो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट इन इंटरनल सिक्योरिटी और उसके चैलेंजेस। तो आप इस टॉपिक को समझो, इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं। तो ये तो मैंने दो टॉपिक्स डिवाइड कर दिए, एक तो इन जनरल चैलेंजेस क्या हैं और दूसरा कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट से क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। हिंदी में ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी एंड एक्सट्रीमिज्म। इस टॉपिक को हम स्टैंडर्ड तरीके से डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है। तो यहाँ पर हम एक्सट्रीमिज्म को डिफाइन कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं डिफाइन कर रहे हैं। एक जो रिसेंट एग्जांपल हुआ है, ये क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग करके मतलब बिल्कुल ये टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दिया था। तो उसका और बैकग्राउंड क्या है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं लोग, ये हम समझेंगे एटलीस्ट, ठीक है, कि प्रोपेगेंडा कैसे फैलाते हैं। देन टेक्नोलॉजी को ही कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को काउंटर करने में। देन अभी रिसेंटली जब क्राइस्ट चर्च हो गया तो उसके बाद क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, देन उसके बाद वे फॉरवर्ड। तो ठीक है, इस लेक्चर को हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल एट सिनॉप्सिस वेबसाइट। कुछ लोग अभी इशू फेस कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू सर्वर। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को एक्सेस दिया था और वो चेंज हो गया, चाहे वो फ़ी चेंज की भी हो, पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो जिस तरह का एक्सेस था वही रहने वाला है। तो काइंडली आपका कोई इशू है भी ना तो यहाँ यूट्यूब कमेंट करके आपको कुछ उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप वहाँ पर पोर्टल पर लिखो एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ देयर। तो आप वहाँ पर अभी कोई ग्रीवेंसेज हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आई विल रेक्टिफाई देम। और हाँ, नॉर्मल कॉल के लिए, जनरल कॉल्स के लिए आई वॉन्ट बी अवेलेबल। सो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी और फालतू की चीज़ों में मत पढ़ो, प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग। ये एक ऐसा टाइम है जो नेगेटिव टाइम है। अगर आप यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर ले जाते हो तो ऑब्वियसली यू आर अहेड ऑफ मैनी। लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।